सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। आकांक्षा, हवा में सेवइयों की खुशबू आ रही है, मीठी मीठी खुशबू आ रही है ना। आप खुशबू की बात कर रही हैं, हम तो खा के भी आए हैं। बिल्कुल, जो त्योहार आते हैं, जो पर्व आते हैं, वो इसीलिए तो होते हैं कि हम मिठाई खाएं भी, दूसरों को खिलाएं भी और मीठी बातें भी करें और बड़े ही मीठे अंदाज में इन पर्वों को, इन त्योहारों को मनाएं। यही तो इनका मकसद होता है ना। बिल्कुल, हालांकि इस साल जितने भी त्योहार हैं, मतलब ये जो समय चल रहा है कोरोना का, त्योहारों को मनाने का अंदाज थोड़ा सा बदल गया है। हाँ। लेकिन फिर भी त्योहारों के पीछे का जो उत्साह रहता है वो तो वही है। बिल्कुल, और भावनाएं ज्यादा महत्व रखती है आकांक्षा। भले ही इस समय में हम ज्यादा मिलजुल ना सकें, लेकिन फिर भी जो त्योहार के पीछे की जो भावना होती है कि एक दूसरे के प्रति रिश्तों को बांधे रखने वाली जो एक डोर होती है, भावनात्मक डोर जो होती है जी, उसका अपने दिल में बसे रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज है ईद उल फित्र का त्योहार। ईद उल फित्र यानी कि मीठी ईद है और रोजा समाप्त होने पर ईद का त्योहार मनाया जाता है। ईद का त्योहार चांद को देखकर मनाया जाता है, तो इसके लिए चांद का भी बड़ा महत्व है। और इस दिन जो है मीठे पकवान, खासतौर पर सेवई बनाते हैं। जैसा कि हमने कहा कि सेवई की खुशबू भी आ रही है और मीठी सेवइयां घर आए मेहमानों को भी खिलाई जाती है, दोस्तों रिश्तेदारों को ईदी बांटी जाती है। लोग एक दूसरे के गले मिल करके ईद की मुबारकबाद देते हैं। लेकिन अभी इस वक्त हमें थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत जरूरी है। वैसे ये दिन ईश्वर को धन्यवाद देने का भी दिन है कि उन्होंने महीने भर रोजा रखने की ताकत दी। साथ ही इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों की मदद भी की जाती है। यानी इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य होता है खुशियां मनाना और एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना। और इस बार तो कृतज्ञता व्यक्त हमें सिर्फ एक दूसरे के प्रति ही नहीं करनी है, हमें उन लोगों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करनी है जो इस महामारी के दौरान आगे बढ़कर सभी की मदद कर रहे हैं। खासकर जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, इसके अलावा और भी जो फ्रंट लाइनर्स हैं, उनके प्रति भी हमें अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी है। बिल्कुल, तो त्योहारों का एक मकसद ये भी होता है कि जो लोग इस त्योहार को मनाने में सक्षम नहीं हैं या फिर जो थोड़े से वंचित हैं किसी चीज़ से, तो उन्हें हम थोड़ी सहायता करके, उनकी मदद करके उन्हें भी आगे लाने का प्रयास करें। और जैसा कि हमने अभी बताया कि ये जो पर्व आया है, ये त्योहार आया है, ये ज़रूरतमंदों में बहुत चीज़ें बांटने का भी इसके अंदर एक उद्देश्य छिपा होता है। तो यही बात होती है त्योहारों के पीछे, मिलना मिलाना, खुशियाँ बांटना और जो है खुद भी खुश रहना और ज़रूरतमंदों की हमें मदद करना। तो ये सारी बातें एक सामाजिक व्यवस्था को अच्छी तरह से चलाए रखने के लिए बहुत आवश्यक होती है। तो हम विविध भारती परिवार की ओर से अपने सभी श्रोताओं को, सखियों को जो सुन रहे हैं, ईद उल फित्र की शुभकामनाएं देते हैं। तो ये ईद का चांद सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर के आए और सभी सुखी रहें, संपन्न रहें, ऐसी हमारी कामना है, ऐसी हमारी शुभकामनाएं सभी के लिए। बिल्कुल। और ऐसा ही एक और आज पर्व है, वो है अक्षय तृतीया, है ना जी। और अक्षय तृतीया का महत्व उसके नाम से ही स्पष्ट है कि अक्षय यानी जो कभी नष्ट ना हो या जो कभी क्षय ना हो जिसका। और इस दिन किया गया पुण्य अक्षय हो जाता है और माना जाता है कि ये दिन अपने साथ भाग्य और सफलता लाता है। और इस दिन को आखा तीज और नवान्न पर्व के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि ये दिन इतना शुभ होता है कि इस दिन कोई भी काम शुरू किया जा सकता है। इसके लिए किसी भी अलग से मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल, जैसे नया घर खरीदना हो या किसी नए व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, नया रिश्ता जोड़ना हो या शादी ब्याह करना हो, सभी काम इस दिन किए जा सकते हैं, वो भी बिना मुहूर्त देखे। और इस दिन के बारे में ये भी मान्यता है मंजू जी कि ये दिन विष्णु जी के 6वें अवतार परशुराम के जन्म दिवस के तौर पे भी मनाया जाता है। हाँ, तो यानी कि आज परशुराम जयंती भी है, तो इस दिन की भी हम सभी को शुभकामनाएं देते हैं। और जैसा कि तुमने कहा कि नया काम, तो और खास तौर पर इस दिन के शादियां बहुत होती, क्योंकि कोई भी मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर रिश्ता पक्का हो गया है, एक दूसरे के अगर दिल से हो गए हैं, तो जो सामाजिक मान्यता के तौर पर उसे इस दिन बिना पूछे या बिना मुहूर्त निकाले भी आप शादी का जो कार्यक्रम है वो कर सकते हैं। और इस दिन दान करने का अक्षय पुण्य फल
प्राप्त होता है, ऐसी मान्यता है। देश के विभिन्न हिस्सों में ये दिन अलग अलग तरह से मनाया जाता है। मध्य भारत में अक्षय तृतीया पर बड़ी खूबसूरत सी परंपरा है जो बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ती है, और वो परंपरा है कि इस दिन मिट्टी के गुड्डे गुड़िया को सजाकर इनका ब्याह रचाया जाता है और उसकी जो सारी परंपराएं हैं वो निभाई जाती है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि बच्चों को अपनी परंपराओं से जानकारी भी इससे मिल जाती है जी। और इसी तरह से दक्षिण में इस दिन गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, साथ ही साथ महाविष्णु की पूजा भी होती है और अन्न वस्त्र का दान किया जाता है। वैसे राजस्थान में अक्षय तृतीया पर बड़ी संख्या में शादी ब्याह होते हैं, जैसा आपने अभी बताया। बिल्कुल। और महाराष्ट्र में ये दिन हल्दी कुमकुम का दिन होता है। इस दिन महिलाएं एक दूसरे को आमंत्रित कर हल्दी कुमकुम लगाती है और मेवे, फल, नारियल, मिठाई, चूड़ियाँ और इसी तरह के कुछ उपहार भी दिए जाते हैं। और उड़ीसा में ये दिन धरती और पर्यावरण को समर्पित होता है। तो हम कह सकते हैं कि इस दिन का काफ़ी महत्व है। वैसे तरीका कोई भी हो मनाने का, लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि बस खुशियाँ बांटना है, खुश रहना है, एक दूसरे की मदद करना है, सहयोग करना है और मेल मिलाप की ये जो डोर है इसे हमें बांधे रखना है और सभी एक दूसरे का सहयोग करते रहें। इस तरह से ये त्योहार मनाएं। बिल्कुल। और मेल मिलाप के लिए ज़रूरी नहीं है हम आमने सामने आए तभी मेल मिलाप होगा। हाँ। मेल मिलाप तो भाई मन मिले हुए हैं, फ़ोन पर भी बातें हो सकती हैं। अगर कोई त्योहार है तो ऑनलाइन भी परिवार एक साथ उसे मना सकता है। और आजकल तो शादी भी होती है ना, तो चूंकि बहुत कम लोगों के साथ शादी ब्याह करना है तो बस वो आप वीडियो चालू कर देते हैं और सभी लोग उससे जुड़ जाते हैं और सभी देखते रहते हैं और अपने ही घर में बैठ करके नए जो नव दंपत्ति होते हैं उन्हें आशीर्वाद देते हैं, तालियां भी बजाते हैं और इस तरह से ये एक जो है सेलिब्रेट हम करते हैं। ईश्वर का नाम, ईश्वर की भक्ति, हमेशा ही ये शब्द ऐसे होते हैं जो हमें सुख ही देते हैं, सुकून ही देते हैं और दिल को जो संतोष देते हैं उसका तो कोई मूल्य बिल्कुल होता एक आंतरिक शांति का अनुभव करवाते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा भजन हमने सुना और आज सखी विशेष के अंतर्गत हम बात करेंगे वैज्ञानिक नंदिनी हरिनाथ की। नंदिनी हरिनाथ एक संयुक्त नासा इसरो उपग्रह के इसरो द्वारा मिशन प्रणाली के सिस्टम के सदस्य हैं और कई दशकों पहले टीवी की दुनिया के प्रसिद्ध अमेरिकी विज्ञान कथा मनोरंजन कार्यक्रम स्टार ट्रेक उनके लिए विज्ञान का पहला प्रदर्शन था। यानी कि जब ये उन्होंने टीवी के ऊपर देखा तब वो विज्ञान की तरफ उनका आकर्षण हुआ और उन्हें लगा कि ये मतलब कैसे हुआ, हाँ, किस तरह से किया जाता है, विज्ञान की तरफ विज्ञान में उनकी रुचि उससे उत्पन्न हुई। वैसे इसरो की नौकरी उनकी पहली नौकरी थी और यहाँ काम करते हुए उन्हें कई साल हो चुके हैं। अपने कार्यकाल में उन्होंने 14 परियोजनाओं पर काम किया। इसमें मार्स ऑर्बिटर मिशन पर मिशन के डिजाइन की परियोजना प्रबंधक और उप ऑपरेशन संचालक के रूप में भी उन्होंने काम किया। और भारत के सफल मंगल अभियान से पहले मंगल ग्रह के लिए किए जाने वाले मिशन में सफलता की दर केवल 40% थी और भारत इसे पहली बार में और वह भी बहुत कम लागत में कम समय में पूरा करने वाला पहला देश है। नंदिनी एक ऐसे परिवार से आती हैं जहां पर सभी अध्यापक और इंजीनियर्स हैं और उनका झुकाव हमेशा से ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी वाले विषयों के लिए रहा। नंदिनी हरिनाथ मार्स मिशन के साथ बतौर डिप्टी डायरेक्टर जुड़ी हुई हैं। उन्हें भौतिक विज्ञान से बेहद लगाव है। हाँ, और इसीलिए तो वो जो है इसरो से जुड़ी और इतने उन्होंने अनुसंधान भी किए, इतना काम भी किया और उन्होंने खुद ये बात बताई है कि मंगल अभियान से जुड़ना उनके लिए बड़ी बात थी और इस सफलता ने उन्हें बिल्कुल दूसरे स्तर पर ला खड़ा किया है। उन्हें इस उपलब्धि पर गर्व है और होना भी चाहिए और वो इससे अपने आप को सम्मानित भी महसूस करती हैं। लेकिन ये बहुत आसान काम नहीं था। शुरू में वहाँ वैज्ञानिकों ने रोजाना 10 घंटे तक काम किया और जब जैसे जैसे रॉकेट छोड़ने का समय नजदीक आता गया उनके ऊपर काम का बोझ भी बढ़ता गया और वे लगभग 12 से 14 घंटों तक काम करने लगे और फिर अंत में तो ऐसी स्थिति भी आई कि वो घर भी नहीं जा पाते थे बल्कि वहीं रहते थे और थोड़ा बहुत वहीं खा पी करके फिर से वो अपने काम में लग जाते थे और कई दिन उन्हें सोने के लिए भी नहीं मिलता था। तो इस तरह से जो है उनकी कड़ी मेहनत का परिणाम था
कि वो उपग्रह जो है अंतरिक्ष में छोड़ा जा सका। बिल्कुल। और ये जो कड़ी मेहनत होती है ना मंजू जी, इसका जो फल आता है वो हमेशा मीठा ही होता है। बिल्कुल। तो हर कड़ी मेहनत या फिर हर सफलता के पीछे ऐसी ही कड़ी मेहनत की एक कहानी होती है, और जब हम ऐसी कहानियों को पढ़ते हैं तो हमें भी इस बात की प्रेरणा मिलती है कि सफलताएं ऐसे बैठे बिठाए नहीं मिलती है, बल्कि उसके पीछे बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी मेहनत होती है, और ये हम सभी के लिए अनिवार्य भी है। आज के दिन वैसे भी चांद का बहुत महत्व है, और जो हमने इसरो की बात करी तो चूंकि वो भी हम ब्रह्मांड की बात कर रहे थे, तो इस तरह से हमने चांद का ये गाना शर्त फिल्म का जो है वो हमने सुना। और जैसा हम बात कर रहे थे त्योहार की, पर्व की, और जब इनको मनाने की बात आती है तो हमारे परिवार, मित्र, रिश्तेदार, ये इन सब के साथ मिलकर जो मनाने का आनंद होता है उसकी बात ही कुछ और होती है। और दूसरी बात यह है कि इसी बहाने कम से कम हम अपने लोगों से मिलते जुलते, हालांकि आज के समय में जैसा कि तुमने कहा कि हमें थोड़ी दूरियों के साथ मिलना है, यानी कि तकनीक को अपनाते हुए मिलना, ये तो ज़रूरी है, लेकिन परिवार का क्या महत्व होता है, इस महत्व को रेखांकित करने के लिए 15 मई यानी जो आने वाला कल का दिन है, आज 14 मई है, कल 15 मई है, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है जी। और आज हम उसी विषय पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी एक सखी ने जो हमें कुछ बात लिखी है परिवार के बारे में, वो हम बताते हैं कि परिवार ही सृष्टि की बुनियाद है। परिवार के बिना इंसान की कल्पना अधूरी है। दुनिया फिलहाल जिस दौर से गुजर रही है, ऐसे में परिवार की अहमियत और भी बढ़ जाती है। 15 मई का दिन अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। परिवार की महत्ता, नए संकल्पों, उसके प्रति जागरूकता और चुनौतियों को रेखांकित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। समाज की परिकल्पना परिवार के बगैर अधूरी है और परिवार बनाने के लिए लोगों का मिलजुल कर रहना और जुड़ना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए जो है ये दिवस मनाया जाता है और इस दिवस के बारे में कई सारी जानकारियां भी दी जाती है। तो हम धन्यवाद देते हैं इन सखी को। बिल्कुल धन्यवाद देते हैं। और जैसा कि इन्होंने लिखा, बिल्कुल ये जो परिवार का जो महत्व है वो हमारी जो जिंदगी है उसमें काफ़ी है। अब देखिए नहीं, जो परिवार शब्द है मंजू जी, ये अपने आप में पूरा है। जब हम परिवार की बात करते हैं तो हम किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे होते हैं, हम उस परिवार से जुड़े हर उस व्यक्ति की बात कर रहे होते हैं। साथ ही साथ उस परिवार के क्या वैल्यूज़ हैं, यानी क्या संस्कार हैं, उनका क्या बिहेवियर है समाज में, उठना बैठना कैसा है। जब हम परिवार की बात करते हैं तो इस शब्द में वो सारी बातें आ जाती हैं। और ये परिवार ही होता है। जब हम किसी कठिन दौर से गुजर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमारे जो अगल बगल खड़ा होता है वो हमारा परिवार होता है, हमारे परिवार के सदस्य होते हैं। बिल्कुल। और हमें याद भी तो आती है अपने परिवार के ही सदस्यों के उस समय। और जब हम परिवार ये शब्द ही बोलते हैं ना, तो हमारे मन में एक कल्पना जो है वो दौड़ जाती है। और वो कल्पना क्या होती है कि एक भरा पूरा सा परिवार है जिसमें ताऊ ताई रहते हैं, चाचा चाची रहते हैं, दादा दादी रहते हैं। और आजकल एक शब्द आ गया कजिन्स, लेकिन उस समय हम बोलते ताऊ जी के बच्चे हैं, हमारे चाचा जी के बच्चे हैं, वो सब एक भाई बहनों की तरह जो है साथ में रहते थे। और लगभग 3 पीढ़ियां जो है साथ में एक ही परिवार में रहती थी, एक ही घर साझा करती थी, एक ही रसोई घर साझा होता था। तो वो एक परिवार की कल्पना अभी भी हमारे दिमाग में बनी हुई है और होनी भी चाहिए। हालांकि अब जो है समय में काफ़ी बदलाव आ गया, इन तौर तरीकों में भी बदलाव आया, परिवार की जो एक कल्पना है उसमें भी थोड़ा बदलाव आया है। लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं, चाहे पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, चाहे नौकरी के लिए जा रहे हैं, या उन्नति या तरक्की की बात भी कर लें। कई लोगों का ये कहना होता है भाई तरक्की तो शहरों में रहकर ही की जा सकती है, गाँव में रहकर नहीं की जा सकती, चाहे कारण कुछ भी हो। लेकिन बात यह है कि परिवार जो है अब विघटित हुए हैं। एक बड़े परिवार की अब हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब ज़्यादातर एकल परिवार ही रह गए हैं। लेकिन जब हम बड़े परिवार की वो जो बातें हैं अगर वो याद करें तो उससे बहुत सारी बातें जो है पीछे छूटती हुई भी हमें नजर आती है। एक तो ये कि जब भी परिवार के ऊपर किसी तरह की कोई समस्या आती थी तो परिवार में इतने सदस्य होते थे कि सब मिलजुल कर उस समस्या को चुटकी में सुलझा लेते थे, पता भी नहीं चलता था। चाहे वो आर्थिक स्थिति की बात हो, भले ही परिवार में इतने लोग हैं, एक ज़्यादा कमा रहा है, एक कम कमा रहा है, लेकिन जब किसी एक के ऊपर संकट आता था तो सब मिलजुल कर उसका सामना करते थे। किसी की तबीयत खराब हुई तो सब मिलजुल कर उसका सामना कर लेते थे। और जहाँ तक काम की बात है, काम का भी बंटवारा इस तरह से हो जाता था कि एक के ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं आता
था। तो ये सारी बातें थी जो परिवार में आसानी से हमें मिल जाती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं इसका अभाव हम महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, थोड़ा बहुत अभाव महसूस होता भी है, लेकिन यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि घर के जो बड़े होते हैं, घर खासकर जैसा आपने कहा कि अब जो परिवार है वो संयुक्त की जगह अब एकल होते जा रहे हैं। एकल परिवार में माता पिता हैं और बच्चे हैं। अब आजकल तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर में एक अकेला ही बच्चा रहता है, तो और अकेला एकल परिवार की वजह से अगर माता पिता दोनों घर से बाहर निकलते हैं काम के सिलसिले में, तो वो बच्चा दिन भर अकेले रहता है, तो उसे कहीं ना कहीं रिश्तों का महत्व ही नहीं पता होता। उसे यही नहीं पता होता कि चाचा चाची, ताऊ ताई, ये सब कौन होते हैं। ऐसे बच्चों के लिए सिर्फ एक शब्द होता है, अंकल हैं या आंटी हैं। हाँ, है ना, वो अलग डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते, अलग ही नहीं कर पाते कि चाचा चाची क्या होते हैं और ताऊ ताई क्या होते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी कमी महसूस जरूर होती है, लेकिन जो हमारे घर के बड़े हैं अगर वो चाहें तो ये जो दूरी बनती जा रही है उसे कम किया जा सकता है। समय थोड़ा सा कठिन है, हम रोज तो नहीं मिल सकते, लेकिन ये तो किया ही जा सकता है ना कि जैसे अगर बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं गर्मी की या दिवाली वगैरह की, तो कोशिश करें कि ये जो पूरा परिवार है वो किसी एक जगह आकर 1 या 2 दिन के लिए इकट्ठा हो, समय बिताएं। अगर किसी दूसरे शहर में रहते हैं तो आप कम से कम 6 महीने में एक बार तो अपने परिवार के लोगों से मिल लें, और अगर एक ही शहर में आप रह रहे हैं तो आप कम से कम महीने या 15 दिन में एक बार उनसे मुलाकात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, और नहीं तो कम से कम फोन पर जो है बात करिए, क्योंकि क्या है, भावनात्मक जुड़ाव होना सबसे ज्यादा जरूरी है। भले ही आप शारीरिक तौर पर वहां जाकर के उनसे मिल ना सकते हो, लेकिन अगर आपकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं तो ये जो भावना की डोर होती है ना, इसी डोर से ही पूरा परिवार बंधा होता है। इसलिए इस डोर को हमें टूटने नहीं देना है, क्योंकि परिवार का अपना एक महत्व होता है और इस महत्व को आप कम कर ही नहीं सकते हैं। और जब बात, जैसा कि तुमने कहा कि बच्चे अब अकेले रह गए, लेकिन जब संयुक्त परिवार में बच्चे रहते थे तो दादा दादी जो है बच्चों को कहानियां सुनाते थे, और उन कहानियों में वो कहीं ना कहीं उस परिवार के समाज के जो संस्कार होते थे वो संस्कार उन बच्चों में समाहित कर देते थे, जिसकी अब बेहद कमी महसूस की जा रही है। और इसीलिए ये जो खाई है, ये जो दूरी है, इसको पाटने का काम एक तरह से जो वर्तमान है, यानी कि जो माता पिता हैं वो एक पुल का काम कर सकते हैं, जो भविष्य की पीढ़ी है उसको और जो पिछली पीढ़ी को जोड़े रख सकते हैं। बिल्कुल, उन्हें महत्व बताएं, उनके पास ले जाएं, देखिए ये आपके दादा दादी हैं, ये ताऊ जी ताई जी हैं आपके, ये चाचा चाची हैं, ये हमारा परिवार है। और उन सबसे बड़ी बात ये है ना, आजकल जो चीज मैं कमी महसूस कर रही हूँ आकांक्षा, वो ये है कि बच्चों को चाहे हम बड़ों से मिलवाते भी हैं, लेकिन उन्हें हम संस्कार देना भूल गए हैं। बच्चे बड़ों से मिलते भी हैं तो हाय हेलो करते हैं, नमस्कार करते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि दादा दादी जो है हमारी पिछली पीढ़ी है, उनकी वजह से ही ये परिवार बना है, उनकी वजह से ही परिवार आगे बढ़ा है। तो उन्हें किस तरह से हमें सादर प्रणाम करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनके विचारों को जानने की कोशिश करनी चाहिए, और न सिर्फ जाने बल्कि उनके विचारों का सम्मान करने की कोशिश करनी चाहिए। और कई जगहों पर जो है उन्हें, वो वृद्ध हो जाते हैं तो उन्हें मदद की आवश्यकता होती है। तो आजकल की पीढ़ी में हम ये भी देख रहे हैं कि मदद करने वाला एक जो कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं नदारत नजर आता है। तो आपके बड़े बुजुर्गों से कि आप किस तरह से मदद कर सकते हैं, किससे उनकी हेल्प करें, और इसी छोटी छोटी बातों की वजह से किस तरह से जुड़ाव बढ़ता चला जाता है, ये बच्चों को समझाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बिल्कुल, और इसीलिए जागरूकता फैलाने के लिए ही ये जो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है 15 मई को ये मनाया जाता है। और जहाँ तक अदाओं की बात है तो वही हमारी अदाएं कुछ ऐसी होनी चाहिए कि दूसरे को जो है उससे कुछ संतुष्टि हो, लुभा सके, अब परेशानी ना हो किसी को, बस ऐसी अदाएं हो हमारी। और देखो गर्मी जो है अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, चूंकि मई का महीना है तो गर्मी होना तो स्वाभाविक सी बात है। और जब गर्मी इतनी बढ़ जाती है तो हमें ठंडी ठंडी चीजें खाने का बड़ा मन होता है। हाँ, आपने ठंडी ठंडी चीजों की बात की और मुझे याद आ गए स्कूल वाले वो दिन। हाँ, कौन से दिन? जब चुस्की खाते थे। हाँ, जब हम स्कूल से लौटते थे और रास्ते में जब ठेला पड़ता था तो वहां से कहते ना बिना नागा किए कलर रंग बिरंगी चुस्की हम लेते थे और
खा लेते थे। हाँ, और जब अपनी खत्म, अभी माफ करूंगी आपको रोकने के लिए, सबसे मजेदार बात ये थी कि अपने से ज्यादा दूसरे की चुस्की पे ध्यान रहता था। हाँ। कि उसका कलर कौन सा है। हाँ, रंगों का बड़ा महत्व होता था, और जो बनाने वाला होता है उसको हम अपनी चॉइस के रंग बताते थे कि भाई इसमें लाल और पीला रंग डालना है, इसमें हरा रंग डालना है, और इसमें केवल केसरिया और नीला रंग ये मतलब वो रंगों का जो एक मिश्रण होता था ना, वो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा देता था, और इस वजह से खाने का और भी ज्यादा मन होता था। तो मंजू जी, क्या वो चुस्की वाले दिन वापस लौट सकते हैं? बिल्कुल लौट सकते हैं, अगर हम घर में बनाएं, घर में बैठ करके खाएं और उन दिनों को याद करेंगे तो हम मानसिक रूप से वहां पहुंच जाएंगे, और हाथ में चुस्की तो होगी ही। और घर की बनी हुई जो चुस्की रहती है वो सेहत के लिए भी ठीक होती है, कि जो केमिकल वाले जो अगर रंग हैं तो उनसे हमारा बचाव हो जाता है। प्राकृतिक चीज़ों से जो रंग बनते हैं उन चीज़ों को मिला करके हम घर पर ही थोड़ी सी अगर चुस्की बना ले तो खाने का आनंद भी ले सकते हैं। साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रहता है, और जो है इस गर्मी से हमें थोड़ी सी राहत भी गले को मिल जाती है उस समय। तो आज सबसे पहले हम आपको पुदीना चुस्की जो है वो मिंटी कूलर चुस्की वो हम बनाना बताते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, बर्फ कुटी हुई चाहिए हमें, जितनी 1, 2, 3 जितनी भी आपको बनानी उस हिसाब से आपको कुटी हुई बर्फ चाहिए, और खस का शरबत 3-4 बड़े चम्मच वो चाहिए, पुदीना पेस्ट आधा छोटा चम्मच चाहिए, और नींबू का रस आधा छोटा चम्मच, और चाट मसाला आधा छोटा चम्मच, और इसके साथ चुस्की बनाने के लिए जो डंडियाँ होती है जिनसे पकड़ करके हम चूसते हैं चुस्कियों को, वो डंडियाँ हमें थोड़ी सी चाहिए जितनी आप बनानी हो। अब बनाए कैसे ये भी हम बता देते हैं कि सबसे पहले तो आपको खस के जो शरबत है उसमें पुदीना पेस्ट और नींबू का रस मिला करके एक अच्छा सा मिश्रण उसका घोल करके बना लें। अब कुटी हुई बर्फ को मोल्ड या किसी भी ग्लास में डालें और उसको अच्छी तरह से दबा दबा के उसको भर लें उसमें, और डंडी को बीच में से थोड़ा सा चीरा लगा दें और इसके अंदर उसको बीच में उसको दबा के और रख दें। अब कुटी हुई बर्फ में जब वो अच्छी तरह से आप दबाएंगे तो वो फंस जाएगी। उसके बाद पूरी तरह सेट हो चुकी चुस्की को अब आप सर्विंग प्लेट में रखें, उसको केवल बर्फ वाली जो चुस्की उसको निकाल करके रखें। और अब इस तरह तैयार जो आपने खट्टा मीठा जो शरबत तैयार किया था ना, वो उसको रखने के बाद ऊपर से उसके ऊपर डालें, है ना, थोड़ा सा आप ग्लास में डाल दें, और जब आप उसके ऊपर रखें, प्लेट में रखें, तब भी आप उसके ऊपर जो है वो खस का शरबत, उसके अंदर नींबू और उसके अंदर जो पुदीने का आपने रस मिलाया हुआ है वो उसके ऊपर डाल दें, और ऊपर से थोड़ा सा उसके ऊपर चाट मसाला छिड़क दे। और जब आप सर्व करें तो एक पुदीने की पत्ती भी उस पर रख करके आप सर्व कर सकते हैं, तो दिखने में भी अच्छा लगेगा। और उसके बाद आप उसका आनंद लीजिए। क्या बात है। तो ये खट्टी मीठी कुछ चटपटी सी चुस्की रहेगी। हाँ। और ये रहेगी हरे कलर की। हाँ, हरे रंग की चुस्की। तो आपने हरे रंग की चुस्की बताई, और तो अब मैं बताऊंगी एक लाल रंग की चुस्की। अच्छा। हाँ, हरे के साथ लाल रंग तो खूब मिश्रण बड़ा अच्छा लगता है। ये है रोज मेलन चुस्की। अच्छा। और आपको बताऊं, जब मैं खाती थी ना तो मैं हमेशा यही रंग लेती थी। इसीलिए तुम आज बता भी वही रहे हो। तो रोज मेलन चुस्की बनाने के लिए हमें चाहिए तरबूज का रस 2 कप, साथ ही साथ रोज सिरप 2 छोटे चम्मच, इसके अलावा अदरक का रस आधा छोटा चम्मच, साथ में लौंग 2 या 3 कलियां, काला नमक अपने स्वाद के अनुसार। अब इसे बनाना कुछ यूं है कि तरबूज का जो रस है उसमें अदरक का रस, रोज सिरप और जो लौंग लिया था हमने उसे दरदरा करके मिला लें। ये जो मिश्रण है इसे आप मनचाहे आकार वाले चुस्की के सांचे में डालकर, यानी जो कुल्फी का सांचा आता है उसमें डालकर फ्रीजर में रख दें। आधा सेट होने पर, जब ये लगभग आधा जम जाए, तो इसके बीच में कुल्फी वाली जो डंडियां आती हैं उनको फंसाएं और पूरा सेट कर लें। और जब ये पूरी तरह जम जाए तो इसे सांचे से निकाल कर जब आप प्लेट में सर्व करेंगी, तब सर्व करते समय इसके ऊपर आप हल्का सा काला नमक बुरक सकती हैं। साथ ही साथ अगर आप जरूरत समझें तो वो जो रोज सिरप है उसका एक लेयर या एक लकीर जैसा खींच सकती हैं, या अपने मनचाहे तरीके से उसे सजा सकती है। हाँ बिल्कुल, वो जो सजावट होती है वो तो हमारे मन के ऊपर निर्भर करती है, और आपके अंदर कितनी जो है क्षमता है कुछ अच्छा करने की, वो क्षमता भी आप उसके अंदर दिखा सकती हैं, है ना। तो ये तरबूज का रस वाली जो ये चुस्की है तो आपको अंदर तक ये ठंडक देगी। हाँ, ठंडक देगी। और अगर आप ज्यादा ही कुछ क्रिएटिव करना चाह रही हैं
तो आपने रोज मेलन चुस्की के साथ साथ अगर पुदीना वाली चुस्की बनाई है जो अभी आपने बताई, जी हाँ, इन दोनों का रस अगर सजावट में इस्तेमाल करेंगे तो कलर, क्या बात है। और दोनों का आधा आधा रस मिला करके जो कलर कॉम्बिनेशन एक बहुत अच्छा सुंदर सा बनेगा, दोनों को मिला करके, तो आधा आपको जो टेस्ट आएगा वो जो है तरबूज वाली चुस्की का आएगा, और थोड़ा सा जो है वो खस और पुदीने से जो बनाई है उसका टेस्ट आएगा। वाह क्या बात है। तो ये आप ज़रूर बनाइए और हमें बताइए कि आपको ये चुस्की कैसी लगी। हमारी बहुत सारी सखियों ने बहुत सारी बातें लिख करके भेजी हैं, और उनमें एक सखी ने हमें ये लिखा है कि ये जो पर्व, ये त्योहार हम उल्लास से नहीं मना पा रहे हैं जैसे कि पहले हम मनाया करते थे। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिन्होंने इस कोरोना काल में अपनों को खोया है। हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते, कभी सपने में भी सोचा नहीं होगा किसी ने, जब विज्ञान ने आज सब कुछ संभव कर लेने के बाद भी ऐसे दिन आएंगे। आज हम सभी को सावधानी रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हवाएं मौसम का रुख बदल सकती हैं तो दुआएं मुसीबत के पल बदल सकती है। आप सभी अपने घर में रह करके त्योहार या पर्व मनाएं। जी क्या बात है, इनको हम धन्यवाद देते हैं। और जब हम परिवार की बात कर रहे थे तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि ये जो विविध भारती है ये भी हमारा विशाल परिवार ही है, जिससे हमें सूनापन या अकेलापन नहीं लगता। तो विविध भारती आवाज की तरंगों के साथ दिन हो या रात हमें एक दूसरे से जोड़े रखती है। तो बहुत धन्यवाद इन्हें। और हमारी एक सखी ने लिखा है कि अक्षय तृतीया पर आज हमारे घरों में पितरों के नाम से मटके की पूजा कर उसमें पानी भरकर और अनाज का सीधा देने यानी कि दान देने की परंपरा है। और छत्तीसगढ़ में भी जब छोटी थी तो हम लोग गुड्डा गुड़िया की शादी बड़े धूमधाम से करते थे, लेकिन अब तो बहुत कम स्थानों पर ये दिखाई देता है, लेकिन ये परंपरा आज भी वहाँ पर जीवित है। तो हम इन सखी को भी धन्यवाद देते हैं, है ना। और इसके अलावा एक और जो है हमारी सखी ने ये भी लिखा है कि वैसे तो आमतौर पे अक्षय तृतीया में कोई भी शुभ काम बिना मुहूर्त देखे शुभारंभ किया जाता है और गहने या सोना भी खरीदा जाता है, पर आज के इस महामारी के माहौल में तंदुरुस्ती ही हमारा सबसे पहला गहना है और सेहतमंद रहने के लिए घर पर ही रहना है। और कल जो है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है। आज इस माहौल में सभी अपने परिवार के साथ रहें, मतलब कोरोना महामारी के चलते हमें सभी के साथ रहना है, अपने परिवार के साथ रहना है, और ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी जल्द से जल्द ठीक हो। बिल्कुल, हमें घर में रहना है और अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलजुल कर रहना है। एक हमारी सखी लिखती हैं कि परिवार ही हमको संस्कार, रिश्तों का महत्व, मर्यादा और आपसी स्नेह सिखाता है। और इन बीते समय में तो मतलब ये जो समय चल रहा है इसमें सभी को परिवार की आवश्यकता से भली भांति परिचित करा दिया है। मिलजुल कर रहना सभी से आज जो हमारी युवा पीढ़ी है वो जो आज़ादी चाहती थी कुछ समय से पहले, आज वह भी इस कठिन दौर में सभी बड़ों छोटों का साथ चाहती है, यानी अपने परिवार का साथ चाहती है। तो कहीं ना कहीं हुआ ये है कि वे अपनी संस्कृति की तरफ फिर लौट रहे हैं। बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की बधाई, और हमारी संस्कृति के अनुसार हम समस्त विश्व को ही अपना परिवार मानते हैं, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम की हमारी संस्कृति रही है। तो इस तरह से परिवार का हमारे जीवन में बड़ा महत्व होता है। और इस तरह से हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने हमें ईद की शुभकामनाएं दी है, अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं दी है, परशुराम जयंती की शुभकामनाएं दी थी। हम सभी को हमारी ओर से भी शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं और बहुत बहुत आपको धन्यवाद भी देते हैं। और अब घड़ी ने हमें ये इशारा किया है कि भाई हमें कार्यक्रम को अब यहीं समेटना होगा। तो अब आज का कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दीजिए। आप सभी को मंजू द्विवेदी और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।